पाकिस्तान की अदालतों में जो इस वक्त जिस तरीके से कंडक्ट कर रही हैं वो अपने आप को, और उसमें जो आज लेटर लिखा है खान साहब ने अपने केस के सिलसिले में, और इसके साथ जुड़े हुए कुछ और चीज़ें हैं, हमने उसके बारे में बात करनी है। मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात होगी, और आईएसआई की जो ईव्स ड्रॉपिंग का जो इन्होंने इजाज़त दी है वो उस सिलसिले में भी बात होगी। आज ये जो नैब की अमेंडमेंट्स का बिल जिसकी हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस सिलसिले में खान साहब ने एक लेटर है, ये कॉपी है, अगर आपको चाहिए तो मैं वो इसको दे दिया जाऊँगा। बहुत देर से आपको पता है कि मैं भी आपसे बात करता था, तो हम लोग यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के में अपने इत्मीनान ना होने का इजहार करते थे, और यही हालत हमारी थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं आमिर फारूक, उनमें भी हमने उनके साथ तो कई दफ़ा इन राइटिंग भी उनको कहा है, लिखा है ख़त, और उनसे रिक्वेस्ट की है जी कि आप अपने आप को हमारे बारे में जो केसेस हैं उनसे अलहदा कर ले, लेकिन उन्होंने इस किस्म का कोई काम नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी जितने भी हमारे बारे में केसेस होते थे, खान साहब के बारे में, पीटीआई के बारे में, उस हर बेंच का वो एक लाजमी आंसर होते थे, फर्द होते थे, और यही सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बारे में भी बनी हुई है। मैंने आपसे ये भी कई दफ़ा शेयर किया है कि जो पॉलिटिकल हमारा जो कंपोनेंट है पार्टी का, वो बिल्कुल इस बारे में वो यकीन के साथ कह सकते थे कि हमें ना आमिर फारूक से इंसाफ मिलेगा और ना ही काजी फायज ईसा से इंसाफ मिलेगा, और वो कई दफ़ा मेरे थ्रू ही ये हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो काजी फायज ईसा तक पहुँचाते रहे थे, वर्बली, इन राइटिंग नहीं कुछ किया हुआ था, कि वो अपने आप को हमारे बारे में जो केसेस हैं पीटीआई और खान साहब के बारे में उससे अलहदा कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काजी फायज ईसा साहब का भी रवैया जो था वो आमिर फारूक जैसा ही था। उन्होंने भी ना सिर्फ ये कि अपने आप को अलहदा नहीं किया, बल्कि इंश्योर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के बारे में जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएँ उसका वो एक लाजमन जुज़्व हो। आज इस अपनी पिटिशन में उन्होंने, खान साहब ने बड़ा क्लियरली फर्स्ट टाइम इन राइटिंग जो है वो चीफ जस्टिस को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा है, और मैं आपको पढ़ देता हूँ, ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ये आज उन्होंने इन राइटिंग उनको काजी फायज ईसा साहब को एड्रेस करते हुए लिखा है, और मैं पढ़ देता हूँ। एट द आउटसेट, यानी कि बिल्कुल आगाज में ही, द अटेंशन ऑफ द कोर्ट में वेरी रिस्पेक्टफुली बी ड्रॉन to the observations contained in a majority judgment of the Supreme Court reported as in the matter of action against distribution of development funds to MNAs and MPAs by Prime Minister, और इस केस का नंबर है PLD 2021 SC 446। ये 5 मेंबर का बेंच था जिसको कि जस्टिस गुलजार साहब हेड करते थे, और उनके जजमेंट में जो मैं पढ़ने लगा हूँ जजमेंट, वो है इन द सेट जजमेंट इट इज ऑब्जर्व्ड that in order to uphold the principle of unbiasedness and impartiality, it would be in the interest of justice that Justice Qazi Faiz Issa, as he was then now Chief Justice, should not hear matters involving me, means Imran Khan. ये judgment थी जी, इसका नंबर है PLD 2021 SC 446। ये आप खुद भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा लैक ऑफ फेथ है काजी फायज ईसा से, वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक दफ़ा पहले भी मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों से वो वजूहात शेयर की थी, लेकिन चूंकि आज खत लिखा है खान साहब ने, इसका बरमला इन राइटिंग इजहार किया है, सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मैं वो दोबारा आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको पता चल सके कि कितनी क्रेडिबल वजूहात हैं हमारे पास के काजी फायज ईसा जो हैं वो हमारे केसेस में एक फरीक ना बने। नंबर 1 जिसका मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ के सुना दिया है, वो जस्टिस गुलजार साहब की 5 मेंबर कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली काजी साहब से कहा है कि आप इमरान खान के बारे में किसी बेंच का हिस्सा ना बने। और ये जो जजमेंट है ये स्टैंड करती है, इसके बारे में कोई लार्जर बेंच बना के, ये फुल कोर्ट बना के इन्होंने उसको एनल नहीं किया। ये आज भी जजमेंट जो है वो मौजूद है, रेलेवेंट है, और इसके ऊपर जब तक कि इसको ख़त्म ना किया जाए, इसके ऊपर ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम जज साहिबान की कि उसके ऊपर अमल किया जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा। दूसरा है जो बैट का सिंबल पीटीआई से लिया गया, उस बेंच को भी काजी फायज ईसा साहब हेड कर रहे, और उसके बारे में आपको पीटीआई की जो कंटेंशन है उसके बारे में पूरा इल्म है कि वो वी फील कि वो डेरिलेक्शन ऑफ जस्टिस था, वो इंसाफ का कत्ल था, खून था। और आज अभी जो ये रिजर्व सीट्स के बारे में जब से ये हियरिंग हो रही है, आपने वहाँ बहुत सारे जज साहिबान का ओपिनियन सुना होगा,
जिन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का गलत इंटरप्रिटेशन किया और उसको पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया, और उन जज साहिबान के इस कहने में भी काजी फायज ईसा साहब अकेले जज को डिफेंड करते हुए नजर आए। तो ये दूसरी वजह है जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि काजी फायज ईसा का एक बायस है पीटीआई के बारे में, इमरान खान के बारे में, इसलिए उनको इस बेंच का हिस्सा, किसी बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसी जजमेंट के बारे में जो रिव्यू पिटिशन है वो हमने मूव की, लेकिन वो आज तक पेंडिंग है। इन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को एक खत लिखा इन हिज कैपेसिटी एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उन्होंने अपनी इस जजमेंट का दफा किया। ये किसी जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा कोई मामला हो भी तो फॉरेन ऑफिस उसके साथ डील करता है, जज साहिबान डील नहीं करते। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके अपनी इस जजमेंट को डिफेंड किया। जब ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने आसमा जहांगीर का एक कन्वेंशन हो रहा था, उसमें खड़े होकर पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में एक क्रिटिकल कमेंट दिया, तो ये इस हद तक आगे गए हुए कि इन्होंने खुद ही उसको डिफेंड करना, उसका डिफेंड करना जो है वो अपने जिम्मे लिया और वो खत जो है वो उनको लिखा। इसके अलावा बसा औकात कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान काजी फायज ईसा साहब ने 9 मई की जो इंसिडेंट थे, जिसको हम हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे हैं, हमेशा उसका हमने उसके खिलाफ बात की है, नहीं होने चाहिए थे, उनके बारे में बसा औकात इन्होंने अपनी अपने केस हेयरिंग्स के दौरान क्रिटिकली पीटीआई को याद किया, कहा कि जी जैसे कि हम 9 मई के इंसिडेंट्स के जिम्मेदार थे। तो इससे भी उनका बायस जो है वो खुल के सामने आता है। जब इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे नैब अमेंडमेंट बिल में, तो आपको पता है ये 184(3) का केस था, और तमाम केसेस जो 184(3) के होते हैं वो लाइव स्ट्रीम होते थे। लेकिन जब इमरान खान का केस जो सुना 184(3) जब लगा, 84(3) के तहत जब लगा, तो उसको लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया। ये भी एक पेटेंटली बायस्ड अप्रोच जो है काजी फायज ईसा साहब की वो सामने आती है। इसके अलावा काजी फायज ईसा साहब की बेगम साहबा ने बसा औकात खान साहब के बारे में इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। इनमें से कुछ का जिक्र मैं आपके सामने कर देता हूँ, और इसके भी वाउचिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। वो आपको जिसको भी चाहिए दफ्तर से कर ले कांटेक्ट, और वो आपको वाउचिंग डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। काजी फायज ईसा साहब की बेगम साहबा ने, मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, रेज्ड डाउट्स रिगार्डिंग इमरान खान्स मनी ट्रेल इन बनी गला रेजिडेंस केस। मैं आपको दिखा देता हूँ। वो उन्होंने एक जस्टिस ईसा's वाइफ कास्ट्स डाउट्स ओवर पीएम्स बनी गला मनी ट्रेल, बाकी अखबारों में भी आए हुए हैं ये सारे, उनका पूरा इसमें इसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ये सरीना ईसा साहिबा ने, इसके बाद उन्होंने सरीना ईसा साहिबा ने इमरान खान के बारे में उन्हें कहा कि उनको अपने ओहदे से डिसमिस किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने एसेट्स जो हैं उसमें टैक्स एवेजन की हुई। जस्टिस ईसा's वाइफ सीक्स पीएम इमरान खान्स रिमूवल। इसमें पढ़ लीजिए, सारा कुछ इसमें डिटेल्स लिखी हुई हैं सारे। काजी फायज ईसा, इसकी बेगम सरीना ने, बेगम ईसा ने खान साहब को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि खान साहब शुड स्टॉप कैपिटलाइजिंग ऑन रियासत मदीना, कि आप ये रियासत मदीना की बात करना छोड़ दें। दिस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड, ये मेरे पास जो है ये फ्राइडे टाइम्स में आया हुआ है। इसके अलावा रेफरेंस जो था काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो हमारी हुकूमत में, खान साहब के दौरे हुकूमत में हमने फाइल किया था, और उसके बारे में सरीना ईसा साहबा की भी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास मौजूद है यहाँ, और काजी साहब ने खुद भी बहुत कुछ फरमाया हुआ है जो कि उनका इनहेरेंट बायस जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको प्रूव करता है। तो इन वजूहात के ऊपर की बायस आज खान साहब मजबूर हुए कि वो इन राइटिंग काजी फायज ईसा साहब को एड्रेस करें और कहें कि इस बायस की वजह से आपको चाहिए कि आप मेरे बारे में केसेस जो हैं उससे अलहदा हो जाएं और उसके बेंचेस जो हैं उसका हिस्सा ना बने। अब हमें देखना होगा कि क्या मुस्तकबिल में ये होता है कि नहीं, क्योंकि माजी के जो रिकॉर्ड है हमारे पास आमिर फारूक साहब का और काजी फायज ईसा साहब का, वो तो ये साबित नहीं करता कि इनमें किसी किस्म की डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसकी बेसिस के ऊपर ये अपने आप को अलहदा करेंगे। ये तो रियासत जो है और एस्टैब्लिशमेंट का एक जो इस वक्त एक एजेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए पाकिस्तान की अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं, और उसके काजी फायज ईसा और आमिर फारूक उसके दो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है खान साहब के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए। लेकिन ये इस अपने
مضموم مقصد میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہماری استدعا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ جو ہم نے آپ کو یہ میں نے بائی دا وے ٹویٹ بھی کی ہے, سارا کچھ وہاں بھی موجود ہے, یہ ہر چیز موجود ہے. کل میں نے کیا تھا یہ ٹویٹ. تو ہماری ایک دفعہ پھر استدعا ہے کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں تاکہ آئین, قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے کیے جا سکیں اور خان صاحب کو بھی ان عدالتوں سے, خاص کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف مل سکے. آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں خان صاحب کے خلاف جو 4 کیسز تھے اس میں سے 3 کے اوپر ان کو بری کیا جا چکا ہوا ہے. عدت کا کیس ہے جو کہ موجود ہے ابھی, اور عدت کا کیس بھی آج سے تقریباً 2.5-3 ہفتے پہلے اس کا فیصلہ آ رہا تھا, سب کو پتا تھا کہ آ رہا تھا, لیکن اس لاسٹ ڈے کے اوپر جج جو تھا اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور اس کو اس سے علیحدہ کیا گیا. اور اس کے بعد وہ کیس ایک نئے جج کو دیا گیا اور وہ جج جو ہے ان کا وہی ایز یوزول وہ اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ اور اس سے جو فیصلہ انہوں نے کروانا تھا وہ کروا لیا. اس کے باوجود ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو اپیل ہے ہماری 12 کو لگے گی یا 13 کو, آئی ڈونٹ ریمبر دی ڈیٹ ایگزیکٹلی, اس میں وہ بری ہو جائیں گے. لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کے 3 کیسز میں خان صاحب کی اپیل جو ہے, خان صاحب کی جو بیل ہے اس کو ریفیوز کیا گیا. پیچھے ساری بیلز مل رہی تھی لیکن یہ 3 کیسز میں ان کو ریفیوز کر دیا گیا. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ان کا ایک پلان ہے خان صاحب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا. اب چونکہ نظر آ رہا ہے کہ عدت کے کیس میں بھی وہ بری ہو جائیں گے, عدت کے کیس میں بری, پہلے اس کو ڈیلے کروایا 3-4 ہفتے اور اب اس کا فیصلہ آنے سے قبل انہوں نے خان صاحب کے خلاف 3 اور کیسز جو ہیں اس میں پوٹینشلی ان کی اریسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دے کین اریسٹ ہم وین ایور دے وانٹ ٹو, بیکاز ان کی بیلز جو ہیں وہ خارج کر دی گئی ہیں. تو یہ فردر پروف ہے اس چیز کا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا بالکل ارادہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو باہر آنے دیں گے. تو لیکن میں یہ آپ کے تھرو, آپ کی وساطت سے میں ان تمام جو زمینی ناخدا ہیں ان تک ایک بڑا چھوٹا سا ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں خان صاحب نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری, سیاسی تاریخ کو ری رائٹ کیا ہے. آج تک جو ہوتا رہا ہے وہ یہ ہوتا رہا تھا کہ جو بھی پرائم منسٹر کو کک آؤٹ کیا جاتا تھا وہ بھاگ جاتا تھا, ایک ڈیل کر کے بھاگ جاتا تھا اور پھر باہر بیٹھ کے وہ ایک اور ڈیل کر کے واپس آتا تھا. کک آؤٹ اینڈ کک ان, یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ خان صاحب نے توڑی ہے. انہوں نے یہ زمینی ناخداؤں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہے. 1 سال ہو رہا ہے تقریباً وہ جیل میں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک رکھیں مجھے میں اپنے پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. وہ آج تک 1 سال کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد بھی جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے وہ آپ, اگر میں تو چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ جائیں, جا کے دیکھیں, فزیکلی چیک کریں کہ کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے وہاں. میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی بھی ایک نارمل شخص جو ہے وہ 1-2-3 دن سے زیادہ لاسٹ کر سکے گا, وتھ اسٹینڈ کر سکے گا دا کائنڈ آف پریشر جو کہ ان کے اوپر ایگزرٹ کیا جاتا ہے. لیکن 1 سال ہو گیا اور دن بدن جو ہے سختیاں اس کو انکریز کیا جا رہا ہے. دن بدن جو ان کی جو زندگی ہے اس کو مشکل سے مشکل تر کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ابھی قائم ہے. تو نہ تو وہ شخص بھاگا ہے, نہ وہ جھکا ہے, اور نہ ہی اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز کرے گا. کچھ بھی ہو جائے پاکستان جو ہے, ایک نیا پاکستان جو ہے وہ تشکیل ہو کے رہے گا اور وہ زیادہ دور نہیں ہے. فرینکلی میری کنوکشن ہے یہ کہ عنقریب یہ ہوگا. اور عدالتوں سے میری التجا یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کا ٹول نہ بنے. یہ پاکستان کی تاریخ دوبارہ لکھی جا رہی ہے اور اگر عدالتیں آج بھی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یا کسی اور وجہ سے, کسی اور پریشر کی وجہ سے آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا ٹول بنتی رہیں گی تو پاکستان کا جو ایک ویژن ہے جو کہ 1947 میں جس کے تحت یہ معرض وجود میں آیا تھا وہ ہم سے اور زیادہ دور ہوتا رہے گا. پاکستان اس وقت تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہے اور باقی انسٹیٹیوشنز کے علاوہ جو سب سے زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی فورسز کے اوپر آتی ہے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے معاملات میں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں, رول آف لا کی وائلیشن میں انٹرفیئر کیا ہے. یا تو وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر رول کرتے رہے, حکومت کرتے رہے, یا پھر اپنے ٹوٹس اور اپنے پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اوپنلی اینڈ وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی وہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک میں صرف اور صرف جمہوریت ہوگی آئین اور قانون کے مطابق, اور اس سے شارٹ آف دیٹ میں کسی چیز کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا.